टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कि अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बिना कहे फॉलो किए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बिना कहे फॉलो किए जाते हैं। ये लॉ में कहीं भी रिटर्न नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया गया है। ये वो प्रिंसिपल हैं जो आए हैं अलग अलग कोर्ट केसेस से। जजेस ने अपनी इंटरप्रिटेशन से कुछ चीज़ें को ड्राइव किया है और उन्हें नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। कि अगर किसी पर्सन की केस की सुनवाई होगी तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बिना कहे एप्लीकेबल किए जाएंगे। तो जैसे मान लो अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस किया जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, नोटिस का राइट है। कि आपको पता होना चाहिए अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, आपको रिप्रेजेंट करने का राइट है अपने आप को कि भाई सामने वाले ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं तो मेरी भी बात सुनी जाए, मुझे भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। फिर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट खुद भी कर सकता हूं और मैं किसी थ्रू एडवोकेट के थ्रू भी अपने आप को रिप्रेजेंट करा सकता हूं, क्योंकि लीगल टर्म्स मुझे नहीं समझ में आती हैं तो उन टर्म्स को समझने के लिए मैं अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव माने एडवोकेट भी रख सकता हूं। इसीलिए किसी पर्सन को जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसके एडवोकेट से मिलने दिया जाता है, सो दैट उसका एडवोकेट पूछ सके कि आपने क्या किया है और आपके बेल पेपर्स और बाकी चीजें करा सके। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो ये चीजें कहता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई केस होगा तो सबसे पहले अप्लाई होता है क्या, रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है किसी केस में किसी भी तरीके से तो उस पर्सन का जो डिसीजन है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, फेवरेबल नहीं हो सकता। वो हमेशा दूसरे को फेवर करते हुए ही होगा। तो हमेशा क्या डिसीजन होगा, वो बायस डिसीजन ही होगा हमेशा। तो यही कह रहे हैं कि रूल अगेंस्ट बायस। तो इसीलिए आपको चांस दिया जाता है कि अगर आपके जज की आपसे पहले से ही कोई दुश्मनी या समथिंग है तो वो जज उस केस में काम ही नहीं कर सकता है। आप एप्लीकेशन लगा के कह सकते हो कोर्ट को कि मेरे केस की सुनवाई ये जज नहीं कर सकता क्योंकि ये जज मेरे से भाई पहले से इंटरेस्टेड है किसी भी तरीके से, या दूसरी पार्टी भी बोल सकती है ये जज इसका रिश्तेदार है तो ये केस कभी भी क्या नहीं होगा, इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं चलेगा, केस में कभी भी सही डिसीजन नहीं आएगा। तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं एप्लीकेशन लगा के। दूसरा है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, कि हियरिंग पूरी तरीके से फेयर होगी। आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया जाएगा तो आपको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, नोटिस में पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा आपको अपना केस रिप्रेजेंट करने का, पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा आपको कि आप अपना केस क्या कर सको, कोर्ट के आगे रख सको, रिप्रेजेंट कर सको। एविडेंस लाने का पूरा राइट है, दूसरे के एविडेंस को रीबट मतलब एडवर्स कहने का राइट है कि भाई ये गलत कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। फिर उसके बाद आपके पास फर्दर राइट क्या है, आप एक्सपर्ट्स की राय भी लेकर आ सकते हो, किसी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर आ सकते हो। और लास्ट एक सिंपल सा लिखा है कि कोई भी कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा तो डिसीजन हमेशा स्पीकिंग होना चाहिए। स्पीकिंग मतलब डिसीजन को पढ़ के समझ में आए कि केस क्या था और ये डिसीजन क्यों दिया गया है, सो दैट आगे वाली अथॉरिटी जब हम चैलेंज करने जाएंगे तो समझ सके कि नीचे वाली अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है तो क्या सोच समझ के दिया है। कि अगर हमने किसी को 5 साल की सजा दी है तो 5 साल ही क्यों दी है, या ऐसे क्या सरकमस्टांसेस है जिसकी वजह से उसकी सजा को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो ज्यादातर देखो मर्डर क्या होता है, मर्डर के केसेस में एक सजा पढ़ाई जाती है हमेशा मौत की सजा। कि अगर आपने मर्डर किया तो क्या सजा होगी, मौत की सजा होगी या उम्र कैद होगी। ये दो टर्म्स हमेशा यूज की जाती है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ 7 साल की सजा होती है, क्यों होती है, या सिर्फ 10 साल की होती है तो क्यों होती है, वो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आपने किन सरकमस्टांसेस में किसी का मर्डर किया है, या इंटेंशंस क्या थी, या आपने एक ही क्राइम किया है या उस क्राइम को करने के लिए आपने कुछ और क्राइम्स भी किए हैं, सो दैट उनकी सजा अलग से दी जा सके, उनकी सजा अलग से दी जा सके। इसीलिए आप किसी भी जजमेंट को सुनोगे ना, कोर्ट की किसी भी जजमेंट को अगर आपने किसी मूवी में सुना है तो जज सिर्फ एक सेक्शन के बेसिस पे या एक धारा के बेसिस पे डिसीजन नहीं देता है, वो हमेशा 3-4 धाराएं यूज करता है कि आपने इसका भी वायलेशन किया, आपने इसका भी वायलेशन किया, इसका भी वायलेशन किया है, इसीलिए आपको ये सजा दी जा रही है। उसने बता दिया कि आपने क्या क्या किया है, सो दैट उसके लिए यही सजा प्रेफर कर रहा है वो, और ताकि आने वाला कोर्ट, जो आगे वाला कोर्ट है, वो समझ सके कि इसने किस किस चीज का वायलेशन किया था जिसके लिए जज ने इसे इतनी सजा दी है।
अब मेरे आगे जो इसने फेवर, मेरे से जो फेवर मांग रहा है कि सजा कम करा दो या सजा को माफ करा दो, तो मैं कैसे सामने वाले के डिसीजन को चेंज कर सकता हूं? इसीलिए कहते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग ये है, आपका डिसीजन, जज का डिसीजन हमेशा स्पीकिंग होना चाहिए, हमेशा बोलता हुआ डिसीजन हो, जो खुद ही कह रहा हो कि मैं किस लिए आया हूं, क्योंकि आपने ये क्राइम किया था इसीलिए मैं आया हूं और इस तरीके से आपने किया था। तो रूल ऑफ फेयर हियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं लेकिन दो ही प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। पहला रूल अगेंस्ट बायस है, दूसरा रूल ऑफ फेयर हियरिंग है। बट इनके लिए लीगल मैक्सिम टर्म यूज किया गया, इनके लिए इनकी मैक्सिम्स यूज की गई है। तो जैसे नेमो जुडेक्स इन क्वासास हुआ, ये पहले के लिए है और दूसरे के लिए भी है ओडी एल्ट्रम पार्टम। तो ये दो टर्म्स है और पेपर में दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है। तो ज्यादातर तो वो लीगल मैक्सिम लिखता है और फिर आपसे मीनिंग पूछता है कि इसका मीनिंग बताओ क्या है, या इस टर्म से आप क्या समझते हो, या दोनों टर्म्स को देके कह देगा कि दोनों को डिफरेंस एक्सप्लेन करो या दोनों के बारे में लिखो। तो कुछ भी पॉसिबल है, या सीधा कह दे व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ फेयर हियरिंग, तो वो चीज भी पॉसिबल है। तो दोनों तरीके से। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट आल्सो सीन्स टू बी डन। कह रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्या है कि जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि यस जस्टिस दिया गया है। क्योंकि हो सकता है कि जज ने जो डिसीजन दिया हो वो जस्टिस तो हो लेकिन वो पूरी तरह से प्रेफर ना हो, क्योंकि हो सकता है सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे। तो जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए यस सामने वाले के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। दिस इज नेसेसरी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन पीपल इन जुडिशरी सिस्टम। ये क्यों जरूरी है? ताकि लोगों का न्यायपालिका पे विश्वास बना रहे, ये इसीलिए जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो आपके आए हैं इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड रिप्रेजेंट प्रोसीजरल प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय द जजेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉमन लॉ है, ऐसा लॉ जो बना नहीं है, जो जनरेट हुआ है अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन प्रिंसिपल्स को जो डेवलप किए हैं जजेस ने किस टाइम पे, सुनवाई करते हुए अलग अलग प्रोसीजरल्स पे। तो अलग अलग चीजों पे सुनवाई करते हुए जो जजेस ने डेवलप किए हैं ये प्रिंसिपल क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Though it enjoy no express constitutional status, it is one of the most important concepts that ensure that people retain their faith in system of adjudication. Although ये written ही नहीं है, no constitutional status, constitution के according principle of natural justice exist ही नहीं करता है, लेकिन तब भी ये most important concept है क्योंकि ये ही वो अकेला concept है जिसकी वजह से लोगों में विश्वास बना रहेगा। अब आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि राजा महाराजा क्या करते थे, एक तरफा डिसीजन देते थे, एक को सुना और सुन के क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया। बहुत कम आपने सीन ऐसे देखे होंगे जिनने राजाओं ने दोनों पक्षों की बातें सुनी होंगी। तो एक ही की बात सुनी और डिसीजन दे दिया, इस तरह से चीजें देखी गई हैं। तो अब वो यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमें समझ में आई, जजेस को समझ में आई कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, कि किसी को प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए अगर उसके पास प्रॉपर नोटिस नहीं है। देखो कुछ लोग होते हैं रिजिड, रिजिड मतलब जो लिखा है बस वही पढ़ लो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे मान लो लॉ में लिखा है कि 30 डेज का नोटिस, तो 30 डेज का नोटिस ही होगा। 30 दिन का आपने दे दिया, उसको मिला नहीं मिला, उसको कब मिला, कितनी लेट मिला, आपको कोई मतलब नहीं होता। एक होता है ये, एक होता है दूसरा जो ये कहता है कि जिस दिन आपको मिला वहां से 30 दिन गिन लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा तरीका अच्छा है क्योंकि सामने वाले को हमने प्रॉपर टाइम दिया है। अब मान लो लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ, एक मान लो नोटिस इशू हुआ और बाय चांस पोस्ट ऑफिस सब कुछ बंद हो गया, नोटिस क्या 30 डेज में आएगा? नहीं आ सका। अब 30 डेज में नहीं आ सका, तब तक आपके पास नोटिस आया तब तक 35 दिन हो गए थे और कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हो रखी थी, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चाहे कैसी भी हो। अब एक समझ क्या कहती है कि यार लॉकडाउन हुआ था तो पोस्ट नहीं पहुंची होंगी टाइम से, तो हमें क्या देना चाहिए उन केसेस में, फर्दर टाइम पीरियड अलाउ करना चाहिए। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है कि मुझे उसे कोर्ट में आना है तो वो कभी आएगा? भी तुम्हें यूं कह दिया जाए कि तुम्हें कोर्ट में जाना है तो तुम पूछोगे ना सर क्या लीगल नोटिस है या क्या कुछ चीजें हैं, कुछ करने तो जाना होगा। पता ही नहीं है तो जाओगे? नहीं जाओगे, क्या करने जाना है। तो यही कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस कॉमन लॉ है और जो जनरेट हुआ है, जो डेवलप किया है जजेस ने अलग अलग प्रोसीडिंग से। इन इंडिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये ड्राइव हुए हैं किससे? आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जो आर्टिकल 14 बात कर रहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून का प्रोटेक्शन हर किसी को सेम तरीके से मिलेगा।
कानून का प्रोटेक्शन मतलब अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको एडवोकेट दिया जाएगा, ये प्रोटेक्शन है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा, आपको बिना रीजन के डिटेन करके नहीं रखा जाएगा। ये क्या है? प्रोटेक्शन है। और ये प्रोटेक्शन कहाँ लिखे गए हैं? लॉ में लिखे गए हैं ये प्रोटेक्शंस। तो यही कह रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है आर्टिकल 14 एंड 21 से ड्राइव हुए हैं। द कोर्ट हैव ऑलवेज इंसिस्टेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी मस्ट फॉलो ए मिनिमम ऑफ फेयर प्रोसीजर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और कोर्ट हमेशा ये इस बात पे इंसिस्ट करते हैं, इस बात पे ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जैसे आपका एनसीएलटी भी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। पुलिस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो काम करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को क्या करना चाहिए? फेयर प्रोसीजर, ए मिनिमम ऑफ फेयर प्रोसीजर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फॉलो करना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस अंडरगोन ए ट्रिमेंडस चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा चेंज हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन द पास्ट इट वाज दो that it is included just two rules, rule against bias, rule of fair hearing. In the course of time many sub rule were added. यानी स्टार्टिंग में सिर्फ दो मेन प्रिंसिपल ही बने थे, मेन रूल ही बने थे, रूल अगेंस्ट बायस एंड रूल ऑफ फेयर हियरिंग। टाइम के साथ साथ इनके सब रूल्स भी बन गए, टाइम के साथ साथ इनके सब रूल्स बन गए, बढ़ गए। सब रूल्स में बहुत कुछ चीजें ऐड कर दी गई। तो क्या रूल्स है? नीचे दिया गया है। पहला क्या है? रूल अगेंस्ट बायस। तो क्या लिखा है? नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ। तो ये टर्म याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यही टर्म आपको पूछी जाएगी। तो 5-5 बार इन टर्म्स को लिखकर आएंगे। जिन्होंने करना है, नहीं करना है तो मत करना, कोई वो नहीं है, लेकिन 5 बार इस टर्म्स को लिखकर देखो जो आपको लीगल मैक्सिम दिया गया है, सो दैट आपको याद हो सके कि क्या स्पेलिंग है। बोलते हुए कुछ भी बोल जाओगे, लेकिन लिखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज लिख भी पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो जो आपने बोली है। ठीक है, तो पहला है नेमो जुडेक्स क्वासा सुआ। दूसरा है ओडी एल्ट्रम पार्टम, ओडी एल्टरम पार्टम। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स को अच्छे से करना है, दोनों टर्म्स के अपने मीनिंग है, दोनों टर्म्स को अच्छे से करना है। तो मैं पहले करा रहा हूं सेकंड, पहले हम करेंगे सेकंड, फिर आएंगे पहले पे। तो 2 क्लासेस में जहां तक है मुझे हो जाएगा ये, क्योंकि 2-3 पेज ही तो सारे हैं, 2 क्लासेस में हो जाएंगे। तो पहला है रूल ऑफ फेयर, सॉरी दूसरा है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब ओडी एल्ट्रम पार्टम। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज ओडी एल्ट्रम पार्टम, दैट इज हियर द अदर साइड। इसका जो मीनिंग निकलता है वो ये है, हियर द अदर साइड, मतलब एक पक्ष की बात सुन के कभी भी डिसीजन नहीं देना है, हमेशा दूसरे पक्ष की भी बातें सुननी है, हमेशा दूसरे पक्ष की भी बात सुननी है। दैट इज नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड, किसी को भी अनहियर्ड नहीं छोड़ना है। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड, किसी को भी बिना सुने नहीं छोड़ना है, या बिना सुने उसके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं देना है आपको। इट रिक्वायर दैट बोथ साइड शुड बी हियर्ड बिफोर पासिंग द order. This rule implies that a person against whom a order to his prejudice is passed should be given information as to the charges against him and should be given opportunity to submit his explanation thereto. तो ये रूल क्या कहता है? एक पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू किया गया है, कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो उसे उस ऑर्डर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, क्या क्या चार्जेस उस पर लगाए गए हैं, और उसे हमें क्या देनी चाहिए? ऑप्शनिटी देनी चाहिए। पढ़ के आए ना, ऑप्शनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड उसे मिलनी चाहिए, टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू। अब ये जो सब रूल्स है, इंग्रेडिएंट्स कह दो, सब रूल्स कह दो, ये वो लिखे गए हैं प्रिंसिपल पहले रूल के। कौन सा रूल है? रूल ऑफ फेयर हियरिंग या फिर रूल ऑफ ओडी एल्ट्रम पार्टम। ये टर्म आती है, ये नहीं पूछता है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग नहीं पूछेगा वो, ये तो यही कहेगा या तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल्स क्या है, या वो सीधा ये टर्म्स आपको देके लिखेगा, ये एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, दोनों में से कोई भी लिख दी। और हमेशा आया है इसमें से, हमेशा इसमें से 4 नंबर का टॉपिक हमेशा आया है इस 3 पेजेस में से। कंफर्म आएगा, क्या आएगा वो नहीं कह सकता, लेकिन कंफर्म आएगा इसमें से 4 नंबर का। तो फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो रूल ऑफ फेयर हियरिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह से हैं, क्या क्या है? पहला है राइट टू नोटिस, कि नोटिस मिलने का राइट, नोटिस मिलना चाहिए कि अगर मेरे अगेंस्ट में कोई हियरिंग स्टार्ट होनी है
तो सबसे पहले मुझे क्या मिलना चाहिए, हियरिंग का नोटिस मिलना चाहिए। दूसरा, मुझे राइट मिलना चाहिए अपने केस को प्रेजेंट करने का और एविडेंस प्रेजेंट करने का। तीसरा, मुझे चांसेस मिलने चाहिए दूसरे के एविडेंस को झूठा साबित करने का, रीबट एडवर्स एविडेंस। रीबट मतलब मना करना दूसरे का जो एडवर्स गलत एविडेंस है उसको, कि उसके अगेंस्ट में बोलने का मेरे पास राइट होना चाहिए। ये कैसे मिलेगा, एक क्रॉस एग्जामिनेशन से, कि मैं उसके लाए हुए एविडेंस को क्या करूं, क्रॉस एग्जामिन करूं, उससे क्वेश्चन पूछूं। दूसरा, मैं अपना केस किसी अच्छे लॉयर से रिप्रेजेंट कराऊं, खुद रिप्रेजेंट करने की बजाय। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, अगर आपके पास एविडेंस है तो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बेस्ट एविडेंस आपको लगता है ना, वो बेस्ट एविडेंस आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट जो जज है वो अच्छे से डिसीजन दे सके और आपके फेवर में दे सके। लास्ट है स्पीकिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर आएगा वो स्पीकिंग होना चाहिए, मतलब रीजन डिसीजन, ऐसा डिसीजन जिसमें इटसेल्फ रीजन लिखे हों कि क्यों आया है, कि क्यों आया है, सो दैट आप चैलेंज कर सको उसको फर्दर अथॉरिटी के पास, और फर्दर अथॉरिटी भी समझ सके कि भाई ये क्यों लगाया गया है, क्यों यहाँ पे अप्लाई किया गया है, या यहाँ पे आप अपील लगाने क्यों आए हो, किस रीजन से आए हो, क्या आपका पर्पस रहा है। तो रूल ऑफ फेयर हियरिंग, हियर द अदर साइड। तो फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके पास है नोट्स, उसमें से कर लो। पहला है हियरिंग स्टार्ट विद नोटिस बाय अथॉरिटी कंसर्न टू द अफेक्टेड पर्सन। हियरिंग कब स्टार्ट होती है, जब दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व किया जाए, सर्व नहीं, उसे मिलना भी चाहिए, रिसीव भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्व करने से कुछ नहीं होता, आप किसी दूसरे को दे आओगे तो क्या मानी जाएगी, सर्विसिंग मानी जाएगी कि हमने सर्व कर दिया। लेकिन सर्विसिंग के लिए लिखा गया है कि सर्विसिंग या तो उसी पर्सन को जिसके नाम का नोटिस है, या उसके घर के किसी एल्डर मेल मेंबर को होना चाहिए अगर क्रिमिनल केस है। सिविल है तो एल्डस्ट मेंबर को होना चाहिए, वो मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि क्रिमिनल केस किसके पास जाने चाहिए, मेल मेंबर्स, जो सबसे घर में बड़ा हो। अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा जिसके अगेंस्ट में नोटिस है, तो पहली प्रेफरेंस तो उसी पर्सन की होती है जिसके अगेंस्ट में नोटिस इशू होता है। दूसरा, अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम उसके घर के किसी बड़े बुजुर्ग को देकर आएंगे। क्रिमिनल नोटिस है तो मेल मेंबर, और अगर सिविल मैटर का नोटिस है तो एल्डेस्ट मेंबर को, फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेंबर को क्या नौकर को दे आएंगे तो सफिशिएंट है। तो ये क्या हुआ है, ये अलग अलग हियरिंग से इंटरप्रिटेशंस आई है ना, ये अलग अलग चीजों से चीजें निकल कर आई हैं जो इस तरीके से लिखी गई हैं। तो हियरिंग स्टार्ट विद नोटिस बाय द अथॉरिटी कंसर्न टू द अफेक्टेड पर्सन अनलेस ए पर्सन नो द केस अगेंस्ट हिम ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। जब तक किसी पर्सन को नहीं पता क्या कि उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल हुआ है, तब तक वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। Therefore, before the proceeding start, authority concerned is required to give to the affected person notice of case against him. Proceeding started without notice to the affected party would violate the principle of natural justice. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए विदाउट गिविंग नोटिस टू द अफेक्टेड पर्सन would violate the principle of natural justice. The notice is required to be served on the concerned person properly. उसी पर्सन को जाना चाहिए। अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है, फिर सर्विस करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका होता है कि हम मेल मेंबर को दे आए या मेंबर को दे आए। दूसरा होता है कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उस जगह पे चिपकाया हो जहां वो जनरली रहता था। नोटिस जब इशू हुआ तो आपको एक एड्रेस पता था, तो जिस एड्रेस पे आपको पता है वो रहता था, तो उस घर के एक ऐसे हिस्से पे चिपकाया हो जो हिस्सा सबको दिखता हो, जैसे गेट पे चिपकाया हो या कोई मीटर वगैरह लगा हुआ तो उसके पास चिपकाया हो, सो दैट पता चल जाए कि नोटिस ऐसा कुछ लगा है। देखा है किसी का बैंक के नोटिस लगते हैं, ऐसे गेट पे लगते हैं, गेट के साइड में लगते हैं, बैंकों के नोटिस लगते हैं, या बैंक उस पर लिख के भी जाता है, उनके दीवार पे लिख के जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बैंक के फेवर में जा चुकी है, क्योंकि सामने वाले ने लोन लिया था और सामने वाले ने उस लोन की पेमेंट नहीं करी है। The notice is required to be served on the concerned person properly. However, omission to serve notice would not be fatal if the notice has been served on concerned person on account is on a fault. However, omission to serve notice, notice सर्व नहीं हुआ है, क्या इस चीज का कोई इफेक्ट आएगा? अगर नोटिस सर्व करने की कोशिश करी थी लेकिन आपके अपने खुद के डिफॉल्ट की वजह से सर्व नहीं हुआ, नोटिस
सर्व नहीं हुआ तो हमने क्या कहा, वायलेशन हो गया किसका, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। बट उसने आगे लिखा अगर नोटिस सर्व क्यों नहीं हो सका, आपकी अपनी गलती की वजह से। किसकी गलती की वजह से, जिसको नाम पे नोटिस था, जिसके नाम पे नोटिस था। अब जैसे लॉ में लिखा गया है कि अगर कंसर्न पर्सन अपने आप को छुपा रहा है और उसने या फिर पोस्ट या जो भी नोटिस था उसने खुद ही लेने से मना कर दिया, तो कोर्ट उस केस में डिक्लेरेशन इशू कर देता है कि हम मान लेंगे कि सामने वाले को नोटिस क्या हो चुका है, सर्व हो चुका है, उसको उस चीज की जानकारी मिल चुकी है। आज के टाइम पे लीगल नोटिस व्हाट्सएप से आने स्टार्ट हो गए, तो व्हाट्सएप पे कहते हैं अगर डबल टिक और ब्लू हो गया, डबल टिक से काम नहीं चलेगा, अगर ब्लू भी हो गया तो क्या मान लिया जाएगा, आपको नोटिस सर्व हो गया है। नोटिस मस्ट गिव सफिशिएंट टाइम, वो कह रहे हैं कि नोटिस सर्व करने से कुछ नहीं होता जब तक उसमें सफिशिएंट टाइम ना दिया जाए सामने वाले को क्या करने का, उसके केस को प्रिपेयर करने का। नोटिस मस्ट बी एडुकेट और रीजनेबल, तो नोटिस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें साफ साफ टर्म्स लिखी गई हो। द नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी क्लियर एंड अनएम्बिगस, तो ऐसी टर्म्स ना हो जो एम्बिगस हो, जो क्या है उलझी हुई टर्म्स हैं, ऐसा ना हो। If it is ambiguous or vague, it will not be treated as reasonable or proper notice. अगर नोटिस एम्बिगुअस है, मतलब नोटिस में क्लियरली कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब नोटिस क्या नहीं है, रीजनेबल नहीं है या प्रॉपर नोटिस नहीं है। इफ द नोटिस डज नॉट स्पेसिफाई द एक्शन प्रपोज टू बी टेकन, तो इसे क्या माना जाएगा, वैग्यू एंड देयरफॉर नॉट अ प्रॉपर। अगर नोटिस में लिखा ही नहीं कि नोटिस किस चीज के बारे में है, या अगर आप कोर्ट में नहीं आए 30वें दिन, तो आपके अगेंस्ट में क्या कुछ किया जाएगा, अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब नोटिस क्या नहीं है, एडुकेट नहीं है। तो नोटिस में क्लियरली लिखा हो, क्या क्या चीजें लिखी हो, आपका नाम, पता, ये लिखा हो कि आपके ऊपर एलिगेशंस क्या है, और ये भी लिखा हो कितने टाइम पीरियड में आना है, और ये भी लिखा हो कि अगर आप आए नहीं तो कोर्ट क्या कर सकता है, आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो राइट टू नोटिस में क्या लिखा है, पहला नोटिस मिलना चाहिए। पहली बात तो क्या है, नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस नहीं मिला है तो वायलेशन हो गया किस चीज का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। दूसरा कह रहे हैं नोटिस सर्व तो कर रहे थे लेकिन आपके अपने फॉल्ट की वजह से सर्व नहीं हुए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए दूसरी पार्टी के पास अपना केस प्रिपेयर करने का। नोटिस एडुकेट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए, और अगर एम्बिगुअस और वैग्यू है तो ट्रीट किया जाएगा प्रॉपर नहीं है, रीजनेबल नहीं है। और नोटिस अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है वो एक्शन जो आपके अगेंस्ट में लिया जा सकता है, तो नोटिस क्या नहीं है, तब भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया पहला पॉइंट। हाउएवर ओमिशन टू सर्व नोटिस, नोटिस सर्व नहीं हो सका, ये बात इफेक्ट नहीं करेगी, वुड नॉट बी फैटल, ये उस पर्सन के या कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएगी अगर नोटिस उस पर्सन जिसको सर्व करना था उसकी खुद की गलती की वजह से नहीं हुआ। भाई मैंने तो नोटिस, कोर्ट ने कह रहा है हमने तो नोटिस भेजा था बट आपने ही लेने से मना किया है, तो आपने लेने से मना किया तो हमारी कोई गलती नहीं है, और ये ओमिशन, ये जो नोटिस सर्व करना रह गया, ये किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा केस पे। राइट टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस, अब दूसरा पार्टी जिसको नोटिस मिला है उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है और अपने फेवर में क्या लेकर आ सकता है, एविडेंस लेकर आ सकता है। The party against whom proceeding have been initiated must be given full opportunity to present his or her case and the evidence in support of it. तो वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट करी गई है, जिसको नोटिस दिया गया है, तो उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, अपने केस को रिप्रेजेंट करने की और एविडेंस लेकर आने की। The reply is usually in the written form and party is also given opportunity to present the case orally, though it is not a mandatory. रिप्लाई जो है जनरली कैसे आता है, रिटर्न में आता है, बट अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करेगी तो कैसे करेंगे, ओरली भी अलाउ करेंगे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि ओरली दिया ही जाएगा। ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि आपको आके बोलने का राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोर्ट कहेगा पहले आप क्या करो, सामने वाले ने आप पे एलिगेशंस लगाए हैं, आप उन एलिगेशंस को क्या करो, रिजेक्ट करो, या उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट करो रिटर्न में रिप्लाई करके, फिर उसके बाद देखते हैं कि हियरिंग चाहिए या नहीं चाहिए। राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस, रिबट मतलब मना करना होता है, नकारना होता है, कि जो एडवर्स एविडेंस जो आपके अगेंस्ट में गवाह आए हैं आप उनको नकार सकते हो कि सामने वाला सर झूठ बोल रहा है।
और मैं सामने वाले की ये जो झूठ है मैं ये साबित कर सकता हूँ, इस चीज को कहते हैं रीबट करना। वो एविडेंस जो मेरे अगेंस्ट है, मतलब मेरा राइट है, मैं मना कर सकता हूँ वो एविडेंस जो मेरे अगेंस्ट में आए हैं कि ये एविडेंस सर सही नहीं है, और मैं ये साबित कर सकता हूँ। फिर एडवोकेट साबित करते हैं ना कि ये जो एविडेंस है झूठा है, क्या कुछ है। तो ना सिर्फ अपने सपोर्ट में एविडेंस लेकर आ सकते हो, बल्कि दूसरे के एविडेंस को गलत भी प्रूव कर सकते हो। तो गलत प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। तो सिंपल क्या चीज लिखी है, आप सिर्फ ना सेकंड पॉइंट से क्या क्लियर है कि आप अपने सपोर्ट में क्या लेकर आ सकते हो? एविडेंस। तो थर्ड कह रहे हैं कि ना सिर्फ एविडेंस लेकर आ सकते हो, बल्कि आप क्या कर सकते हो, जो एविडेंस गलत है उसको मना भी कर सकते हो, उसको गलत प्रूव भी कर सकते हो। तो कहां लिखा गया ये? राइट टू रीबट एडवर्स एविडेंस। फॉर द हियरिंग टू बी फेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हियरिंग फेयर हो इसके लिए क्या करना चाहिए? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू द पर्सन कंसर्न द एविडेंस और मटेरियल टू बी टेकन अगेंस्ट हिम, बट आल्सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रीबट द एविडेंस और मटेरियल। कह रहे कि अगर हियरिंग फेयर करनी है तो सामने वाली पार्टी को ना सिर्फ ये बताओ कि भाई सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट में ये एविडेंस या मटेरियल है, बल्कि उसे भी अपॉर्चुनिटी दो उस मटेरियल एविडेंस को झूठा साबित करने की। वो कब होगी? जब आपको एडवांस में पता हो कि अगली हियरिंग पे ये पर्सन एज ए विटनेस आने वाला है, या ये डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस सामने वाला पेश करने वाला है, तभी तो प्रूव कर पाओगे ना। भाई जैसे मान लो आज कोई डॉक्टर आया, उसने आके ये बोला कि भाई मैंने इसका ऑपरेशन किया, या जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था मैंने ही इसका भाई इलाज किया था। अब वो डॉक्टर आज आया है, सामने वाली पार्टी को भी उस डॉक्टर से सवाल करने, बट सवाल कब कर पाएगी? जब वो पहले से ही पता होगा ना। तो डॉक्टर के बारे में पहले से पता लगा कर आएंगे। तो आपने देखा होगा कि फिर वो सामने वाले क्या करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में कहते हैं डॉक्टर साहब अगर आप यहाँ थे तो इस टाइम पे जो छुट्टियां हॉस्पिटल में लगी हुई हैं तो वो किस बात की लगी हुई है? तो हॉस्पिटल की छुट्टियों के अकॉर्डिंग तो आप एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने गए हुए थे, तो आपने इस पर्सन का उस टाइम पे इलाज कैसे किया? तो देखा ये मूवीज में होता है, ये मूवीज में ये चीजें होती हैं जब वो डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि आपको कैसे लगा कि यही वो पर्सन है या यही वो चीजें हैं, तो वो प्रूव करना पड़ता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का आपके पास राइट है। तो पहला है क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। जब एक एविडेंस या विटनेस जो दूसरी पार्टी लेकर आई है तो उसको एग्जामिन, उससे क्वेश्चन पूछने का काम जब एडवर्स मतलब वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में केस है वो पार्टी करती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। द मेन एम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज डिटेक्शन ऑफ द फॉल्सहुड इन द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। टेस्टिमनी मतलब उसकी गवाही, जो गवाही उसने दी है, किसने दी है? विटनेस ने। उस गवाही को चेक किया जा सके कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। डिटेक्शन ऑफ फॉल्सहुड। The rule of natural justice say that evidence may not be read against a party unless the same has been subject to cross examination or at least an opportunity has been given for the cross examination। कोई भी एविडेंस किसी पर्सन के अगेंस्ट में तब तक नहीं रीड किए जाएंगे या तब तक यूज नहीं किए जाएंगे जब तक उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट ना दिया जाए। जब तक उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट ना दिया जाए। जैसे आपने रुस्तम मूवी देखी, अगर किसी ने देखी है, तो उसमें क्या करते हैं, अक्षय कुमार से जज कहता है कि आप इस एविडेंस से, इस विटनेस से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अभी नहीं पूछना, मैं बाद में पूछ लूंगा। तो उसने क्या कर लिया, अपना राइट रिजर्व करके रखा है, क्या करने का? बाद में क्वेश्चन पुट करने का उन एविडेंस से या उन विटनेस से जो उसके अगेंस्ट में कुछ बोल के गए हैं, जो उसके अगेंस्ट में कुछ बोल के गए हैं। मैंने पहले भी कहा है, 5-6 मूवीज मैंने पहले भी बोली हैं, प्लीज आप देख लो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। ये जो चीजें अभी बोल रहा हूं ना, ये आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगा कि वो चीज मैंने वहां देखी है। वैसे भी सारा दिन फोन ही चलाते हो, तो 5 दिन मेरे कहने से मूवी देख लो, है अच्छी बात है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो वो 4-5 मूवीज हैं, अपना संडे को देख लो, सैटरडे को देख लो। बट मूवीज बताई थी ना कौन कौन सी थी भाई? हाँ, रुस्तम मूवी है, और मुल्क मूवी थी, रुस्तम थी, और जोली LLB 2 है, आर्टिकल 375, हाँ सेक्शन, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन 375। और पिंक मूवी भी अच्छी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें यूज की गई हैं, जिसमें
पिंक मूवी जिसमें उसमें अमिताभ बच्चन ने केस लड़ा है ना, तो उसने ये दिखाया ना कि किसी भी वो जैसे वो उससे पूछता है, जो इंस्पेक्टर आती है, कि किसी भी एविडेंस को आपको, सॉरी, किसी को, लेडी को आपको नहीं पता कि शाम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या ये चीजें के क्वेश्चन करता है। लेडीज को, वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में ये है, जितने भी जो जेल हैं वहां पे वुमेन पुलिस नहीं है, तो इसीलिए गिरफ्तार रात को नहीं किया जाता है। सिर्फ जो मजिस्ट्रेट है उसकी परमिशन से ऐसा पॉसिबल है, और वो भी तब पॉसिबल है जब गिरफ्तार करने वाली लेडी ऑफिसर हो। हाँ, तो बहुत सारे ये चीजें, ये क्या है, मूवीज में दिखाया गया है, बहुत सारी मूवीज में ये चीजें दिखाई गई हैं। हाँ, तो ये चीजें देख सकते हो आप, तो प्रैक्टिकली ज्यादा याद रहेगा कि उस केस में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा बोला था, कि भाई ऐसा कर नहीं सकते, आप कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, ये सब चीजें थी। तो अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं विटनेस की एडवर्स पार्टी, तो क्या बोला उसको, क्रॉस एग्जामिनेशन। मेन पर्पस क्या था क्रॉस एग्जामिनेशन का, डिटेक्शन ऑफ फॉल्सहुड इन टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है एविडेंस तब तक रीड नहीं किया जाएगा किसी पार्टी के अगेंस्ट में जब तक ये जो एविडेंस है ये सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो, और या फिर अपॉर्चुनिटी कम से कम ना दी गई हो जब तक इसको, दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो सिंपल सी चीज है, एविडेंस आपके अगेंस्ट में तभी रीड किया जाएगा या तभी आपके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा जब आपका अपॉर्चुनिटी दी गई थी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की, और आप कुछ पता नहीं लगा सके, तो वो एविडेंस आपके अगेंस्ट में अब यूज किया जा सकता है। दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डिनरी द रिप्रेजेंटेशन, जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके थ्रू करी जाती है, लॉयर के थ्रू करी जाती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन। अब वो देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के आगे जब प्रेजेंट होते हैं ना, तो तब एडवोकेट नहीं होता है जनरली। कोर्ट में जब प्रेजेंट होते हैं तो एडवोकेट के थ्रू ही प्रेजेंट होते हैं। पहली जो ऑप्शन एडवोकेट के थ्रू ही आती है, दूसरा आप खुद से कर सकते हो। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होना है, तो वहां पे एडवोकेट के आप खुद भी प्रेजेंट हो सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मतलब वो अथॉरिटीज जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रही है, जैसे जीएसटी अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, आरओसी है, आरडी है, जहां खुद आपकी पहली प्रेफरेंस आप खुद होते हो जहां पे। तो यही कह रहे हैं, ऑर्डिनरी द रिप्रेजेंटेशन थ्रू ए लॉयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन इज नॉट कंसीडर एज एन इंडिपेंसिबल पार्ट ऑफ फेयर हियरिंग। कि जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन है, ऐसे डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के आगे लिए जाएंगे, उन केसेस में लॉयर नहीं होते हैं। हाउएवर इन सर्टेन सिचुएशन डिनायल ऑफ राइट टू द लीगल रिप्रेजेंटेशन अमाउंट टू वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन कुछ एक केसेस में यहाँ पे भी क्या माना गया है, अगर आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट ना दिया जाए, थ्रू एडवोकेट आने का राइट ना दिया जाए, तो ये वायलेशन है किस चीज का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। Thus, where the case involve a question of law or a matter which is complicated and technical, or where person is illiterate or expert evidence is on record, or the prosecution is conducted by the legally trained person, the denial of legal representation will amount to violation of natural justice, because in such condition the party may not be able to meet the case effectively, and therefore he must be given opportunity to engage professional assistance to make his right to be heard meaningful. अब है ना, यहां से याद कर लो, पहले स्टार्टिंग का यहां से याद कर लो, लास्ट में ऊपर वाला याद कर लेना। यहां से याद कर लो, वेयर द केस इन्वॉल्व, कह रहे कि लीगल रिप्रेजेंटेशन कहां दी जाएगी, वेयर द केस इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है कि केस में या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और लॉ आम आदमी की समझ से बाहर होता है, या फिर किसी में उसमें क्या है, क्वेश्चन ऑफ मैटर है, तो मैटर भी जनरली आप समझ नहीं पाते हो। ऐसा मैटर जो कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, या जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में केस है वो क्या है, इलिटरेट है, या एक्सपर्ट एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। तो एक्सपर्ट एविडेंस को नकारने के लिए या उस पर सवाल पूछने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवोकेट चाहिए, या प्रोसिक्यूशन जो है, दूसरी पार्टी जो है वो लीगली ट्रेंड पर्सन है। तो अगर आपको अब क्या ना दिया जाए, लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब एडवोकेट अपॉइंट करने का राइट ना दिया जाए, तो ये अमाउंट होगा नेचुरल जस्टिस, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिकॉज इन सच कंडीशन, क्योंकि इन कंडीशंस में आप क्या नहीं कर पाओगे, पार्टी एबल नहीं होगी मीट द केस इफेक्टिवली, एंड देयरफॉर ही मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज प्रोफेशनल असिस्टेंस टू मेक हिज राइट टू बी हियर्ड
मीनिंगफुल, तो ताकि आप प्रोफेशनल एंगेज करके अपना राइट अच्छे तरीके से समझा सको हियरिंग के टाइम पे। अब इसके बाद ये याद कर लेना कि जनरली रिप्रेजेंटेशन थ्रू ए लॉयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इज नॉट कंसीडर एज एन इंडिपेंसिबल पार्ट ऑफ फेयर हियरिंग, और इन सर्टेन केसेस दे दिया जाता है। फिर भी डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको अपना एविडेंस पेश करने की। ए पार्टी मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन every material that is sought to be relied upon against him. Unless all the material, report, statement, document, evidence on which proceeding is based is disclosed to the party, he cannot defend himself properly. आपके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस आएगा उसके बारे में प्रॉपरली आपको बताया जाएगा, सो दैट आप भी उसको पढ़ सको और उसमें से क्वेश्चन कर सको कि ये जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैसे गलत है, कैसे सही है। तो कैसे कर पाएंगे जब तक आपके पास मटेरियल ही नहीं आएगा। द पार्टी मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एवरी मटेरियल दैट इज सोट टू बी रिलाइड अपॉन अगेंस्ट। तो एक पार्टी क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी है उसे एक्सप्लेन करने की उस मटेरियल फैक्ट को जो उसने मांगा है, जो उसके अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है किसी केस में। जब तक सारा मटेरियल जिस पे प्रोसीडिंग बेस्ड है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा एक पार्टी को, तो वो पार्टी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगी। जैसे आपके अगेंस्ट में एक एफआईआर हुई, जब तक आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी तब तक आपको पता चलेगा कि आपके अगेंस्ट में क्या केस है और क्या नहीं। तो एफआईआर की कॉपी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, तभी तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। लास्ट है स्पीकिंग ऑर्डर्स। जो ऑर्डर है वो क्या होने चाहिए, स्पीकिंग होने चाहिए। तो मतलब रीजन डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो कंटेन करे रीजन इन इट्स सपोर्ट, कि भाई मैं क्यों आया हूं वो खुद ही बता रहा है, डिसीजन खुद ही बता रहा है मैं क्यों आया हूं, मेरे आने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सामने वाले ने ये गलती करी थी इसीलिए उसके अगेंस्ट में क्या आया है, डिसीजन आया है। व्हेन द एडजुडिकेटरी बॉडीज गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ देयर डिसीजन, डिसीजन आर ट्रीटेड एज ए रीजन डिसीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीकिंग ऑर्डर। इन सच कंडीशन द ऑर्डर स्पीक फॉर इटसेल्फ और इट टेल इट्स ओन स्टोरी। तो ऑर्डर खुद ही कह रहा है कि मैं क्यों आया हूं और अपनी स्टोरी खुद ही बता रहा है कि फैक्ट ऑफ द केस ये रहे थे, इसी वजह से कंक्लूजन में ये डिसीजन किसने दिया है, जज ने या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या जो भी है उसने दिया है। रीजन बेस्ड जजमेंट एंड ऑर्डर अलाउ द पार्टी अफेक्टेड बाय इट टू गो इनटू द मेरिट ऑफ द डिसीजन एंड नॉट इफ नॉट सेटिस्फाइड एक्सरसाइज इज राइट टू अपील। जो रीजन बेस्ड जजमेंट, ऐसी जजमेंट जिसमें रीजन दिया गया हो, ऐसे ऑर्डर जिसमें रीजन दिया गया हो, ये अलाउ करते हैं उस पार्टी को जो उस रीजन से इफेक्ट होगी कि आप उस केस की मेरिट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। कौन सा राइट, अपील लगाने का अगेंस्ट द जजमेंट या ऑर्डर। इन अब्सेंस ऑफ रीजन ही माइट नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली चैलेंज द ऑर्डर। अगर वहां रीजन नहीं होंगे तो आप चैलेंज ही नहीं कर पाओगे किसको, उस डिसीजन को जिससे आप क्या हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। इन सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द सुप्रीम कोर्ट while interpreting section 56 of the Prison Act 1894 observed that there is an implied duty on jail superintendent to give reason for putting bar fetters on a prisoner to avoid invalidity of that provision under article 21 of the constitution। अब वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रीड किया था कि ये इम्प्लाइड ड्यूटी है जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर कि उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन कि किसी भी कैदी को बेड़ियों में कैद करके क्यों रखा गया है। जनरली कैदियों को भी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया की फ्रीडम, कि आप जेल के दायरे में फ्रीली घूम सकते हो। लेकिन अगर किसी को जेल में भी क्या किया गया है, बेड़ियों में बांध के डिटेन करके रखा गया है, तो इसका रीजन किसको देना पड़ेगा, जेल सुपरिटेंडेंट को देना पड़ेगा। कालिया मूवी देखी है तो वो फेमस है ना बड़ा डायलॉग, पहना दो मुझे सिर से पांव तक जंजीरें, कालिया हर जेल तोड़ के दिखाएगा। नहीं देखिए तो बहुत फेमस डायलॉग है, अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस डायलॉग है। तो उसमें क्या करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं, तो वो जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है वो क्या करता है, उसकी वो बेड़िया पहना देता है और वो कहता है इतना लोहा, मतलब उसको क्योंकि इतना सारा पहना दिया था तो उसने ये डायलॉग बोला उस टाइम पे, पहना दो मुझे सिर से पांव तक जंजीरें, कालिया हर जेल तोड़ के दिखाएगा। तो इस तरह से है। तो इसी तरह अगर किसी को भी बेड़ियों में कैद किया जा रहा है, फेटर्स ऑन प्रिजनर, बार फेटर्स ऑन प्रिजनर, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है,
कि हर पर्सन को अपने तरीके से जीने का राइट है। राइट टू लाइफ मतलब आप वो सब चीजें कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। और दूसरा है पर्सनल लिबर्टी, कि आपकी आजादी को किसी भी तरीके से छीना नहीं जा सकता अनलेस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आपने कुछ गलत किया तो फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा ना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर आर्टिकल 19 में लिखा है फ्रीडम, कि मुझे घूमने फिरने की आजादी है। घूमने फिरने की आजादी सिर्फ उसको है जिसने कुछ गलत ना किया हो। अगर आपने गलत किया तो फिर आपको डिटेन करके जेल में रखा जा सकता है। जेल में घूम लो, कितना घूमोगे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में सेकंड पॉइंट करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये पूरा हो जाए।